चौधरी बशीर ने गाड़ी से निकलकर खंखारते हुए गला साफ किया और कमीज़ का पल्लू मुंह में दबाकर अपनी तहमत को दोबारा बांधा। फिर पगड़ी को सीधा किया और मूंछों को ताव देता हुआ हवेली के अंदर दाखिल हो गया। उसके चलने से खुस्से की चिरचिर की आवाज़ दूर तक मेरे कानों में गूंजती रही। चौधरी बशीर 1 साल पहले तक भी चौधरी ही था, लेकिन इतना बड़ा चौधरी नहीं था। ये तो पिछले साल की बात है, जब उसके बड़े बेटे ने इलेक्शन लड़ा और सूबे की असम्बली में पहुंच गया। तब से चौधरी बशीर फुल चौधरी हो गया था। दूसरी बात, उसका बेटा असम्बली में पहुंचता कैसे ना। 4.5 एकड़ ज़री ज़मीन से 250 एकड़ ज़मीन, 2 काटन फैक्ट्रियां और इसके अलावा बेहिसाब दौलत, नौकर चाकर और गाड़ियां, ये सब चौधरी बशीर ने अपने मखसूस वफादारी से कमाया था। और जिस बंदे ने ये सारे एजाज़ चौधरी बशीर को बख्शे थे, वो बंदा कभी मुल्क की असम्बली में बैठता था, लेकिन चौधरी की वफादारी के नतीजे में अब वो बंदा सड़क छाप बन चुका है और चौधरी बशीर का ख़ानदान असम्बली में। चौधरी बशीर इलेक्शन कैसे ना जीतता। एक तो इलेक्शन के दिनों 15-20 बंदों को अपनी ज़मानत पर थाने से भी निकलवाया और इर्द गिर्द के मोहल्लों और देहातों में पिछले 5 साल से खुले गटरों के ढक्कन भी लगवाए और दूर के 2 रिश्तेदारों के 2 बच्चे गवर्नमेंट के महकमे में चपड़ासी भी लगवाए। तब अवाम ने इन एहसानात के बदले में इसके बेटे को इलेक्शन में वोट डाले। अब तो चौधरी के ठाठ बाट ही और थे। चौधरी 24 घंटे में से 15 घंटे तो थाने में गुजारता, जहां वो पैसे लेकर अपने हलका के लोगों की ज़मानतें करवाता और उनके मुखालफिन पे पर्चे कराता, और इन पैसों को वो उस खर्चे का नाम देता जो इलेक्शन लड़ते वक्त उसने किया था। हालांकि थाने वाले इस तरह के चौधरियों को किसी और नाम से याद करते हैं। खैर, वो चौधरी था, सो तादमे मरग सब कुछ कर सकता था। मैं इन ख्यालात में ऐसा डूबा कि याद ही न रहा कि मैं यहाँ किस काम से आया था। वो तो मैं चौधरी के सिक्योरिटी गार्ड की रोबदार आवाज़ से घबराकर हकीकत की दुनिया में वापस आया और उसी सिक्योरिटी गार्ड से चौधरी से मुलाकात का टाइम मांगा। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए मुझे कहा कि अभी अंदर नहीं आना, 4 बजे के बाद कोशिश करूँगा टाइम लेने की। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में मायूसी और गम व गुस्सा लिए वापस घर की तरफ लौटा। अभी मैं शहर के मेन चौराहे पर ही पहुंचा था कि मुझे सामने एक बड़े शॉपिंग सेंटर के बाहर लोगों का रश आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि जिस शॉपिंग सेंटर के बाहर रश था वो शॉपिंग सेंटर भी चौधरी बशीर का ही था और इसका मंझला बेटा उसको चलाता था। इन्हीं सोचों में तेज़ तेज़ कदम उठाता मैं वहाँ पहुँचा। पूछने पे पता चला कि जिन 3 डाकुओं की हफ्ता पहले चौधरी ने ज़मानत देकर हवालात से निकलवाए थे, उन्होंने ज़मानत मिलते ही अगले दिन डकैती की वारदात की है और दौरान वारदात मुज़ाहमत पर चौधरी के बेटे को कत्ल कर दिया है। मैं बोझल दिल के साथ मुकाफ़ाते अमल के बारे सोचता घर पहुंचा, खाना खाया और सहन में पंखे के सामने लेट गया। सारे दिन का थका हुआ था कि जाने कब नींद आ गई। अगले दिन भी दिमाग कल वाले वाक़े से बोझल ही था। खैर, रात गई बात गई वाला मामला हुआ, दिन गुजरते रहे। एक दिन मैं सुबह फजर की नमाज अदा करके मस्जिद से निकल ही रहा था कि पीछे से मेरे एक जानने वाले ने मुझे आवाज़ दी। मैं अपना नाम सुनकर रुक गया। वो मेरा एक दरीना दोस्त था। उसने बताया कि वो महीना पहले मैंने चौधरी बशीर को 5 लाख रुपए दिए थे मुलाजमत के लिए, तो कल मुझे अदालत में जज के स्टेनो के ऑर्डर मिल गए हैं। मैंने ये सुनकर उस दोस्त को मुलाजमत की मुबारकबाद दी और तेज़ तेज़ कदम उठाता घर आ गया। यूं ही 4 साल गुजर गए और अगले इलेक्शन का ऐलान हो गया। ऐलान क्या हुआ, हर वो घर जहाँ कोई खुशी या गमी का रश होता, वहीं 15-20 गाड़ियों की कतार नज़र आती। ये गाड़ियाँ किसी और की नहीं बल्कि चौधरी बशीर और उसके हमायतियों की होती। इलेक्शन की गहमा गहमी 2 माह अपने अरूज पर रही और इस दौरान मुफ्त खाबे खाने और मुफ्त गाड़ियों में झूले लेने वालों की चांदी रही। आखिर इलेक्शन का दिन आ गया। बाकी उम्मीदवारों की तरह चौधरी बशीर और इसके ख़ानदान और हवारी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन इस बार कुदरत को कुछ और मंजूर था। चौधरी का बेटा इलेक्शन हार गया और इस शिकस्त के पीछे चौधरी बशीर ग्रुप के अपने कारनामे और करतूत थे ही, लेकिन असल मसला तब बिगड़ा जब चौधरी बशीर की वीडियोज़ वायरल कर दी गई। असल बात यह थी कि मुकाफ़ात अमल शुरू हो चुका था। इलेक्शन हारने के बाद सबसे पहला काम ये हुआ कि चौधरी के तमाम सियासी या ज़ाती मुखालफिन ने इसे सबक सिखाने और माजी के बदले लेने के लिए कमर कस ली। बात यह थी कि चौधरी और इसके बेटे दौरान इक़्तिदार 4 कत्ल, 9 नाजायज़ कब्ज़े, 2 मन मंशियात और जाने कितनी वारदातें कर चुके थे।
اب یہی سب کچھ مخالفین کے پاس ثبوت کے طور پر تھا۔ بس پھر وہی ہوا، کیس چل پڑے، عدالتوں کے چکر، پیشیاں وغیرہ۔ آخر کار مخالفین جو اب اقتدار میں تھے وہ کیس جیت گئے، اور چودھری اور اس کے بیٹے کروڑوں روپے جرمانے کے علاوہ جیل بھی چلے گئے۔ سزائیں چلتی رہیں، اور پھر چودھری جب جیل سے باہر آیا تو کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا تو اس سے بھی بوڑھا لگ رہا تھا۔ ہر چیز بک چکی تھی، گھر اجڑ چکے تھے۔ اب چودھری نے مسجد جانا شروع کر دیا۔ شاید خوف خدا امڑ آیا تھا، لیکن اللہ نے بھی تو حقوق اللہ معاف کرنے کی بات کی ہے۔ حقوق العباد تو بندے معاف کریں گے تو ہی ہوں گے نا۔ چودھری کو شاید بندوں نے ماضی کی زیادتیوں، ظلم اور دھوکے معاف نہیں کیے تھے کہ ایک دن یہ خبر سننے کو ملی کہ چودھری اور اس کا بیٹا 3 دن سے غائب ہیں، ہر جگہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے۔ آخر تلاش کرنے والے تھک گئے۔ یہ اتوار کا دن تھا کہ جب میں شام کے وقت اپنے رقبے کی طرف نکلا تو گاؤں میں ایک عجیب ہلچل سی محسوس کی۔ لوگ ایک دوسرے سے چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ اللہ معاف کرے، کسی کا انجام ایسا نہ ہو۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ چودھری اور اس کے بیٹوں نے عروج کے دنوں میں لوگوں کے ساتھ ظلم بھی بہت کیے اور دھوکے بھی بہت دیے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سیاست ہے ہی پلید کھیل۔ کوئی چودھری کو سیاسی دلال کا نام دے رہا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اتنا کچھ سن کر مجبور ہو گیا کہ اندر کی بات تک پہنچوں کہ آخر بات ہے کیا، اور جب بات کا پتہ چلا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایک شام چودھری اور اس کے دونوں بیٹے موٹر سائیکل پر شہر سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں چودھری پیشاب کی حاجت سے رکا اور سڑک کے ساتھ جھاڑیوں میں پیشاب کرنے لگا۔ اس دوران جھاڑیوں میں سے کوئی زہریلا سانپ نکلا اور اس نے چودھری کو ڈس لیا۔ چودھری بنا کوئی آواز نکالے وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے دیکھا کہ چودھری ابھی تک نہیں آیا تو وہ بھی جھاڑیوں کی طرف گئے، لیکن قسمت کے فیصلے دیکھیے کہ وہی سانپ کہیں چھپا بیٹھا تھا، اس نے دونوں بھائیوں کو بھی ڈس لیا۔ باپ اور دونوں بیٹوں کی لاشیں ان جھاڑیوں میں 2 ہفتے پڑی رہیں، اور پیچھے سڑک پر کھڑی موٹر سائیکل چودھری کا اپنا ہی پالا ہوا کوئی چور لے اڑا۔ کتوں اور کیڑوں مکوڑوں نے لاشوں کا بھی حشر کر دیا تھا۔ اب وہ کہنے کو لاشیں تھیں، اصل میں ہڈیوں کے پنجر تھے، جو کہ بعد میں جوتوں کی مدد سے پہچانے گئے کہ کون سی لاش کس کی ہے۔ لاشیں ملی بھی تب جب ان سے بدبو کے بھبوکے اٹھنے لگے، اور گزرنے والے لوگوں کو شک ہوا تو تلاش کرنے پہ پتہ چلا، اور ان تینوں کے جنازے اور بھی سبق آموز ہوئے۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زمین کے اوپر خود کو ہر سرد گرم کے مالک سمجھنے والے اب تہے خاک ہوئے تو جنازے میں اپنے ہی گھر کے 5 افراد کھڑے تھے۔ لوگوں کی زبانوں پہ بس ایک ہی بات تھی کہ ساری زندگی دلالی کی چودھری نے، جو لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے اب وہی آ کے قبر میں اتاریں۔